बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं। लेकिन अगले 48 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन 48 घंटों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपके सामने आ सकता है। वजह यह है कि बड़े सर जोड़ के बैठ चुके हैं, बड़े इस साजिश को ना सिर्फ नाकाम करने का फ़ैसला कर चुके हैं, बल्कि इस साजिश के जो वो क्या कहते हैं अपना क्रिएटिव हैं, जो ये बनाने वाले हैं, अब उनका भी इलाज करने का फ़ैसला कर लिया गया है। क्योंकि इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में बड़ा फ़ैसला किया गया है और इसके साथ साथ जजिस को ख़त लिखने वालों का भी पता चल चुका है। तहकीकाती अदारे भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आई है और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अडियाला में बैठे हुए कैदी नंबर 420 इमरान खान पर ये बिजली बनकर गिरेगी ये खबर। और सबसे पहले इसी खबर से वीलॉग का आगाज़ करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से कबल सऊदी अरब में दो तवील दौरे किए। एक दौरा उन्होंने पाकिस्तान आने से तकरीबन कोई महीना डेढ़ महीना पहले किया और ये दौरा भी कोई 15 दिन तक, आई थिंक 15-20 दिन तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ़ आला हुकाम से वहाँ मुलाकातें भी की। फिर उसके बाद पाकिस्तान आने से कबल भी वो सऊदी अरब गए, वहाँ पे उन्होंने चंद दिन क़याम किया। इस दौरान भी मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों और इसी तरह लंदन में होने वाली चंद मुलाकातों के बाद ये ख़बरें सामने आई थीं कि मियाँ नवाज शरीफ इन मुलाकातों के दौरान या अपने इन दौरों के दौरान पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों को राग़ब कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान में आएँ और सरमायाकारी करें। पाकिस्तान को अमदाद नहीं, सरमायाकारी की ज़रूरत थी। तो लिहाजा अब ख़बर ये है कि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करने का जो अपना क्या कह सकते हैं आप इंदिया, बल्कि ख़बर है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। और ये जो रेकोडिक का मंसूबा है वहाँ पे सऊदी अरब की तरफ से सरमायाकारी की जाएगी। इसके अलावा ये $1 अरब की वहाँ पे सरमायाकारी है। इसके अलावा OGDCL और दीगर जो सरकारी अदारे हैं उनमें भी सऊदी अरब की तरफ से जो है वो अपनी जो अपना ख्वाहिशात हैं उनका इजहार किया गया है, वहाँ पर भी वो सरमायाकारी करना चाहते हैं। इसके अलावा PIA की जो निजकारी है, इस हवाले से भी सऊदी अरब, दुबई, UAE और कतर, इन्होंने भी जो है वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है। इसको ख़रीदने का वो मंसूबा रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने PIA की निजकारी का फ़ैसला किया था। वैसे PIA की निजकारी जो है ना ये होनी चाहिए। PIA पाकिस्तान के उन चंद अदारों में शामिल है जिन्हें हम सफ़ेद हाथी कहते हैं और PIA की इस वक्त जो कारकर्दगी है वो नाकाबिले बयान है, बड़ी ही शर्मनाक है। मैंने गुज़िश्ता दिनों एक वीलॉग भी किया था जिसमें एक दुबई में पेश आने वाले वाक़या का जो है वो तफसील से आपके साथ ज़िक्र किया। तो PIA की जो है वो हालत ज़ार ऐसी ही है। अब इसको अगर ठीक करना है तो यहाँ पे जो ओवरलोडेड किया गया है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, ओवर एम्प्लॉयमेंट जो है इसका भी कोई हल निकालना पड़ेगा। इसी तरह इस अदारे के माशाल्लाह जो मुलाजमीन हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया इसका बेड़ागर्क करने में, कि तनख्वाहें लेते रहे, मरात लेते रहे, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, काम नहीं किया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जो निजी एयरलाइंस हैं उनका कारोबार तो मुनाफे में जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एयरलाइन जो है PIA जो है वो खसारे में जा रही है। और यही सूरत हाल दीगर सेक्टर में नज़र आती है। मैंने अपनी एक वीडियो में पाकिस्तान स्टील मिल का जिक्र भी किया था। वैसे पाकिस्तान में स्टील की जो दीगर मिलें वगैरह जो हैं, जो स्टील और फर्नेस का कारोबार करते हैं, वो तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो दिन ब दिन इसकी जो है वो अपना वो नीचे गिरती जा रही है। इसका खसारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, आमदन तो बड़ी दूर की बात है। तो ये भी एक सफ़ेद हाथी है। और माशाल्लाह हमारे जो एक मेजॉरिटी सरकारी अदारे हैं उनकी हालत ज़ार ऐसी ही है। और वजह सिर्फ इतनी सी है कि वहाँ पे हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको तनख्वाह मिलती जाए और ऊपर से उनको पैसा बनता जाए, रिश्वत मिलती जाए, उनको जो है वो पैसा बनता जाए, काम ना करना पड़े। इसकी वजह से पाकिस्तान के जो सरकारी अदारे हैं उनकी हालत ज़ार
आपके सामने है। और तमाम सरकारी अदारे जो हैं वो बदनाम हैं, और बदनाम सिर्फ मुलाजमीन की वजह से है, इनके अपने रवैये की वजह से है। अगर ये ठीक हों तो अदारे ठीक हो सकते हैं। मैंने एक दिन पहले भी एग्जांपल दी थी, आज फिर कहता हूँ कि आप किसी सरकारी जो है वो अपना चले जाएं बैंक में, वहाँ पे आपको जिस तरह से रवैया आपके साथ इख्तियार होगा वो आप अंदाज़ा लगा लें, और प्राइवेट बैंक में चले जाएं आपको पता चल जाएगा। एक तरह के लोग बैठे हैं ना वहाँ पर भी, जो लोग हैं वो इसी काम के लिए हैं, जो सरकारी बैंक में बैठे हैं और प्राइवेट बैंक वाले भी। लेकिन वहाँ पे जो रवैया है वो बताएगा कि जनाब अली इनसे काम कैसे लिया जाता है, या ये काम क्यों इस तरह कर रहे हैं। वजह यह है कि इन्हें पता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे, अपना टारगेट जो है इसको अचीव नहीं करेंगे, तो इनसे माजरत कर दी जाएगी। माजरत क्या करनी है, निकाल के बाहर फेंका जाएगा। सरकारी मुलाजम को पता है कि मुझे किसी ने निकालना नहीं है, मेरे ऊपर जो बैठा है वो भी राशि है और नीचे वाला भी राशि है, तो काम मिल मिला के चलना है। इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो है इन्होंने करने का जो है वो तहिया कर रखा है। लेकिन चलें जी, अगर कोई ये सोचे कि पाकिस्तान को इसके पाँव पे खड़ा करना है, मेरा ख्याल है कि हमें बहसियत कौम उसका साथ देना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ ने एक एफ़र्ट की, उस एफ़र्ट के रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए हैं। अब सऊदी अरब आ रहा है, उम्मीद है होपफुली के दीगर जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जो है वो कदम आगे बढ़ाएंगे। और इसी सरमायाकारी से जब पाकिस्तान की मीशत में पैसा आएगा तो मीशत जो है वो मुस्तहकम होगी, मजबूत होगी। पाकिस्तान का जो पैसा है ये मुस्तहकम होगा, और जब रुपया मुस्तहकम होगा तो बेरोज़गारी और महंगाई में कमी वाक़या होगी। ये एक अच्छी खबर थी। और अब जनाब आते हैं साइफ़र केस के हवाले से। ये साइफ़र का जो केस है ये दिन ब दिन जो है, मतलब इसमें इस हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है कि साइफ़र केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पे समाअत जारी है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इमरान खान के वकील हैं, वो वहाँ पे अपने दलाइल दे रहे हैं, और बड़ी जाँफिशानी के साथ वो दलाइल दे रहे हैं, और बड़े जानदार दलाइल दे रहे हैं, नो डाउट। उन्होंने उम्मीद है कि आज अपना केस मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि कल उन्होंने इस केस की समाअत के दौरान कहा था कि सुबह वो 15 मिनट में अपना केस मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद सरकारी वकील ने अपना केस पेश करना है। लेकिन अब तक जो केस उन्होंने पेश किया है उसमें अभी तक साइफ़र में उन्होंने भरपूर तरीके से इमरान खान का दिफा किया है। और इस केस के दौरान ख़ुद अदालत ने एडमिट किया कि हाथी निकल चुका है, सिर्फ दुम रह गई है। अब देखें 15 मिनट के दलाइल में ये दुम निकल जाती है या यहीं पे हाथी जो है वो अटक जाता है, क्योंकि ये बुनियादी केस है। इसकी वजह यह है कि सलमान सफदर साहब ने जो केस पेश किया है इसमें इनका ये कहना है कि साइफ़र जो है ये कोई क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं था जो इमरान खान के पास था। उन्होंने कहा कि ये एक इसकी कॉपी थी, इसको साइफ़र नहीं कहा जा सकता, और कॉपी वापस ना करने का केस है, इमरान खान पे साइफ़र का केस नहीं है। अब ये सरकारी वकील जो हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे क्या ये साइफ़र था या नहीं था, क्योंकि मुकदमा की जो मिसल है, जो रिकॉर्ड है, उस पर भी साइफ़र का कहीं कोई जिक्र नहीं है, साइफ़र की कॉपी मौजूद नहीं है। तो जब किसी चीज़ की जो है वो वहाँ पे इल्ज़ाम तो है, लेकिन उस इल्ज़ाम के अपना रिगार्डिंग वहाँ पे किसी किस्म की वो शवाहद नहीं है, जैसे कि साइफ़र का बताया गया कि जी साइफ़र जो है वो इन्होंने लहराया, इसकी खिलाफ वर्जी की, तो साइफ़र की कॉपी नहीं है उसमें मिसल में। तो ये भी एक बड़ा नुक्ता है। अब सरकारी वकील इस पर क्या दलाइल देते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इमरान खान के वकील ने एक तरफ़ा केस जो पेश किया है वो एक बेहतर अंदाज में पेश किया है। अगर खसूसी अदालत में जहाँ साइफ़र का केस चलता रहा, अडयाला जेल में भी ये रवैया अख्तियार किया जाता तो शायद वो फ़ैसला आता ही ना, क्योंकि वहाँ पर तो ये था कि ये केस में पेश ही नहीं हो रहे थे, ये बार बार इल्तवा मांग रहे थे। सलमान सफदर साहब केस में पेश नहीं होते थे, बाकी भी जो वकला हैं वो केस में पेश नहीं होते थे, जिसके बाद अदालत ने इनका जो हक़ दिफा था वो ख़त्म किया था। इस वजह से अब ये कह रहे हैं जी हमें सुने बगैर फ़ैसले कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, उनसे 2 सवाल पूछे और सज़ा सुना दी गई, जल्दबाजी में ट्रायल मुकम्मल किया गया। अब यहाँ पे ये या तो अदालत जो है ये सज़ा का अदम करार देगी, या फिर हो सकता है कि इसको दोबारा जो है वो अपना रिमांड कर दिया जाए, ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया जाए कि जिसकी दोबारा से समाअत की जाए, क्योंकि बिलाखिर हतमी फ़ैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी करना है ना। लेकिन हतमी फ़ैसले से पहले सरकारी वकला के दलाइल आना बाकी हैं, वो केस क्या पेश करते हैं ये बहुत अहमियत का हामिल होगा। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से बड़ी अहम खबर जो है वो आ सकती है। और इसके अलावा जनाब जजेस के जो ख़तों का मामला है ये अब मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। ये पिछले तकरीबन 3-4 दिन से टॉप ऑफ द स्टोरी है, क्योंकि
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ख़त, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को ख़त, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस को ख़त, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और इसी तरह ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या दीगर अदालतों के, उनको भी इस किस्म के ख़त जो है वो मसूल हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ख़त जो हैं वो एक ही, अब इनका जो अपना मतन है या इबारत है वो एक जैसी है। इसमें वो जो ख़तरे का निशान है वो भी वही वाला है जो अक्सर आपने मुख्तलिफ ये जो होते हैं ना अपना बिजली के पोल्स वगैरह, वहाँ पे आपने देखा होगा वो 440 वोल्ट या 1100 वोल्ट का वो ख़तरा और ऊपर बना होता है वो निशान सा, ये है। और एक सफ़ूफ़, अब वो सफ़ूफ़ जो है अभी तक उसकी जो फ्रांसिक रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई कि क्या वाकई ही ये कोई जहरीला मवाद है या डराने की कोशिश की गई है। लेकिन इस ख़तो किताबत के मामले पे ख़तो ख़त जो हुआ है सिलसिला, इसके बाद खौफ बढ़ा है, जजेस में खौफ भी पाया जा रहा है और आवाम में खौफ भी पाया जा रहा है कि क्या ये कोई बायोलॉजिकल जो है वो अटैक तो नहीं है कि इस तरह से लोगों को जो है बीमार करने की या उनको जो है वो किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला करने की जो है वो साजिश की जा रही है। और अगर वाकई ही ये कोई ख़तरनाक मवाद है तो फिर इसका मतलब तो ये है कि इस तरह की कार्रवाई कहीं भी हो सकती है। किसी पब्लिक प्लेस पे अगर कोई बंदा इस किस्म का मवाद फेंक दे तो तब क्या होगा किसी और ऐसे मकाम पे जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, खुदा ना खास्ता किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं वहाँ पे इस किस्म का कोई मवाद जो है वो फेंक दिया जाए तो तब सूरत हाल क्या होगी, तो बड़ी जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो पैदा हो चुकी है। तो इसी सूरत हाल में जो बड़ों की बैठक हुई है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि बिलाखिर इस मसले का हल जो है वो एग्जेक्टिव ने निकालना है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने यही सवाल उठाया कि हम ये चाहते थे कि ये मामला जो है वो अदारों के पास, मतलब अगर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना है तो कौन करेगा, पुलिस करेगी, FIA करेगी या कोई और कानून नाफिज करने वाला अदारा करेगा। तो उन्होंने कहा हम ये चाहते थे कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी हम खुद करें और वो शख्स करे जो आइन और कानून को भी समझता हो और इस मामले की जो नज़ाकत है उसका भी अदराक रखता हो। इसलिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब और नासिरुल मुल्क साहब के नाम तजवीज़ किए गए थे। लेकिन खैर अब वो तो इंक्वायरी कमीशन वाला मामला जो है वो तो ख़त्म हो चुका, चूँकि तसद्दुक जिलानी साहब इनकार कर चुके और चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कहा कि ज़ाहिर उन पर दबाव डाला गया, ट्रोलिंग की गई, सोशल मीडिया के ज़रिए उन पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की गई, लिहाजा वो इससे अलग हुए। लेकिन अब इस मामले पे जो दो बड़ों ने सर जोड़ा है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात है ये मुलाकात मौजूदा हालात के तनाजुर में हुई है और ज़राए का कहना है कि अगले 48 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हैं, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सब जो अपना अरबाबे इख्तियार हैं, जो बड़े फ़ैसला साज हैं, वो सारे के सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इन खतूत को और इससे पहले 6 जजेस के ख़त के मामले को ख़ास तौर पे फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और अदारे को दफाई पोजीशन पे लाके खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस सूरत हाल का फ़ायदा कौन उठाएगा? वो उठाएगा जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो लिहाजा इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम जो आइनी अदारे हैं वो अपना अपना किरदार अदा करेंगे। फ़ौज बासियत अदारा इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट या जो भी अथॉरिटी इस मामले पे इंक्वायरी करेगी उसके साथ मुकम्मल तावन किया जाएगा। ऐवान सदर का मुकम्मल तावन हासिल होगा, वज़ीर आज़म ऑफिस और इसी तरह पार्लिमान का जो तावन है वो भी हासिल होगा, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो असल ज़िम्मेदारान हैं वो सामने आना चाहिए। क्योंकि अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, वो लेटर जो सामने आया है उसके मुताबिक तो ये मुबैना तौर पे कोई तहरीक नामूसे पाकिस्तान नाम की कोई गुमनाम सी तंजीम है जिसका ये लेटर है और इसमें जजेस को धमकियां दी गई हैं, मतलब मुख्तलिफ अदारों को धमकियां हैं ना कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, इंसाफ नहीं दिया जा रहा। तो लिहाजा ये इबारत जो है वो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ़ नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है
डाइवर्ट करने की कोशिश की है तवज्जो को कि जी तहरीक नमूसे पाकिस्तान का नाम देके, लेकिन पीछे कोई और साजिश है। लिहाजा इस साजिश तक पहुंचने का फ़ैसला किया जा चुका है और ये भी फ़ैसला हुआ है कि तमाम जो अदारे हैं इनकी कोऑर्डिनेशन जो है इसको मज़ीद मरबूत किया जाएगा ताकि असल ज़िम्मेदारान तक पहुंचा जा सके। पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है, आखिर कोई ना कोई बंदा तो है ना जिसने ये ख़त रावलपिंडी या इस्लामाबाद में किसी भी लेटर बॉक्स में डाले और वो बंदा किसी ना किसी सड़क से किसी ना किसी गाड़ी के ज़रिए या पैदल चल के आया होगा और किसी ना किसी CCTV कैमरा की नज़र में आया होगा, यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और लाहौर हाई कोर्ट में एक निजी कोरियर कंपनी के ज़रिए ये जो ख़त पहुँचे, यहाँ पे तो बहुत ही आसान है ना, ज़ाहिर है निजी कंपनी के दफ्तर तक कोई आया, किसी ने आके ये ख़त जो है वो डिस्पैच किए तो यहाँ तक जाया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये प्रोपेगेंडा बड़ा ख़तरनाक है। इस प्रोपेगेंडा की वजह से तमाम अदारों की तवज्जो को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है और लोगों के पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। लोग बड़े खौफज़दा होते हैं इनकी वजह से। मुझे याद आ गया वो माजी में जब इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात के बाद इल्ज़ाम लगाना शुरू किया था ना कि जी 35 पंक्चर 4 हलके खोले जाएं और इस पे 126 दिन का धरना दिया और फिर उसके बाद ये तय हुआ कि जी इस मामले पे जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। तो उस वक़्त की हुकूमत ने जो रिटायर्ड जजेस थे उनको ख़त लिखे, तो वो तमाम जो जजेस थे उन्होंने कमीशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। उनका ख्याल ये था कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ इनकी रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करेगी अगर रिपोर्ट उनके ख़िलाफ़ हुई, और ऐसी सूरत में इमरान खान उन पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देंगे, उनके ख़ानदानों को बदनाम करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। इसलिए किसी ने भी कमीशन का हिस्सा बनने से इनकार किया था, किसी ने भी वो एग्री नहीं होते कि कमीशन का हिस्सा होंगे। फिर उसके बाद जो हाज़र सर्विस जजेस थे उनको भी ये तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिल आखिर जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब की सरबराही में कमीशन बनना था, लेकिन उस कमीशन की तश्कील से कबल इमरान खान से बाकायदा कमिटमेंट ली गई थी कि आप इस कमीशन की रिपोर्ट को तस्लीम करेंगे। उन्होंने कहा जी मैं तस्लीम करूँगा। ये भी इमरान खान ने कमिटमेंट दी थी कि अगर इनके इल्ज़ामात गलत साबित हुए तो वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे थे। उस कमीशन की रिपोर्ट में इमरान खान के इल्ज़ामात गलत साबित हुए थे, लेकिन आज के दिन तक इमरान खान ने कौम से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि आज भी वो झूठ का जो कारोबार है वो पूरी ढिठाई के साथ कर रहे हैं। उनका सोशल मीडिया जो है वो पूरे मुल्क में आग लगा रहा है। झूठ के ज़रिए लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बड़े बड़े अफसरान इनकी वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसको कहीं ना कहीं जाके तो किसी वो क्या कहते हैं अपने नतीजे पे पहुंचना है ना, तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हमारे तमाम अरबाब इख्तियार इस सूरत हाल को देखते हुए अपनी पॉलिसी तय करें कि इनके सोशल मीडिया को डिसमेंटल कैसे करना है, इसका तदारुक कैसे करना है। अगर आपने तहरीक इंसाफ का ये जो झूठ बेचने वाला सेल है इसका सदेबाब कर दिया तो फिर पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जब तक ये लोगों की पगड़ियाँ उछालते रहेंगे, लोगों को ब्लैकमेल करते रहेंगे, मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त अफरा तफरी वाली सूरत हाल है, इस वक्त ये जो हैजानी किस्म की सूरत हाल है, ये खौफ में मुब्तला जो सूरत हाल है, इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।